कभी कभी किसी दूसरे के व्यवहार से या उसकी बातों से हमें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि किसी अन्य समझदार व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव को यदि हम मान लेते हैं तो उससे हमारा गुस्सा भी नियंत्रित हो जाता है और हमारा नुकसान भी कोई नहीं होता है। ऐसा ही एक किस्सा एक वकील ने सुनाया कि कैसे उसने एक व्यक्ति के गुस्से को नियंत्रित किया। वकील ने बताया, मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े जिनके पांचों के पास मिट्टी लगी हुई थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैंने कहा, मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिनों बाद वो फिर आए, वैसे ही कपड़े। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं। आप दोनों भाई, एक बहन। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास, छोटा भाई इंजीनियर। आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा। लोगों के खेतों में दिहाड़ी का काम किया। कभी अंग पर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए। लहू लुहान हो गया आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी यह समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। आपने खूब मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। दवाखाने हुए, अस्पतालों के चक्कर लगने लगे। डॉक्टरों ने किडनी निकालने को कहा। आपने बिना देरी किए उसे किडनी दे दी। कहा, कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके। मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी ही बस है मुझे। यह कहकर आपने किडनी उसे दे दी। फिर आपका भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल में रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई तैयार हुई, खाने के लिए भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े देने जाओ। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर। तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर वहां गए। उसी के कॉलेज की एक लड़की जो दिखने में बहुत सुंदर थी। भाई की नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई थी आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है, मैंने बीवी को वचन दिया है, घर में पैसा भी नहीं देता। पूछा तो कहता है, कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसा कहाँ से आया। पूछा तो कहता है, कर्जा लिया है। मैंने मना किया तो कहता है, भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दें। इतना कहकर मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली मैंने मुंह में लगाई। अब तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा उसे वह ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्या यही चाहते हो तुम? वो तुरंत बोला, हाँ। मैंने कहा, हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर उसके लिए जो तुमने खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई तो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी रास्ते पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो।
तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका मतलब बच्चे भी ऐसा करेंगे, यह जरूरी तो नहीं है। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वह मुझे वो दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी उसके। साथ में एक नौजवान था जिसके हाथ में थैली थी। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, कल आया गांव में। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली। अब मैं उसके चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुनी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू के गया, माफ़ कर दे मुझे ऐसा कहकर गया है। मेरे हाथ की मिठाई हाथ में ही रह गई। मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। गुस्से को यदि योग्य दिशा में मोड़ दिया जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, पर यदि कोई समझे और अमल करे तभी सफल हो सकता है।